Hello guys, I am Mansi. This is a 8th class ज्योग्राफी एंड चैप्टर 4 है इंडस्ट्रीज. दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. यदि हमें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो इसमें पहले रिवीजन कर लेते हैं. पार्ट 1 में हमने क्या क्या किया था. पार्ट 1 में हमने किया था कि जो भी हमारे पास जो नोटबुक होती है जिस पर हम लिखते हैं तो वो क्या होती है, एक लंबी प्रोसेस के द्वारा हमारे पास आती है. इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो लाइफ होती है वो हमारी पेड़ की लाइफ से स्टार्ट होती है. कैसे कि पेड़ों को पहले काटा जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लब मिल में, फिर हम जो वुड होती है लकड़ी को उसको प्रोसीड किया जाता है और उसको एक वुड प्लब में इसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है. और जो वुड प्लब होता है उसको में केमिकल्स हम मिक्स करते हैं और उसके बाद हम उसमें उसको चेंज करते हैं पेपर में मशीनरीज के द्वारा. और फिर पेपर पर हम एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम उसको प्रिंट कर देते हैं, उसकी लाइन को पेज में कन्वर्ट कर देते हैं. उसके बाद क्या होता है कि जो भी सारे पेज होते हैं इंडिविजुअल हम उसको एक बाइंड कर देते हैं एक नोटबुक में, उसको पैक कर दिया जाता है, मार्केट में बेच दिया जाता है. उसके बाद क्या होता है तभी वो हमारे हाथ में आती है. अब सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज क्या थी, वो था कि जो भी एक रॉ मटेरियल होता है किसी भी प्रोडक्ट का जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं एक वैल्यूएबल फॉर्म में जो हमारे पास आती है. जैसे हमारा वुड प्लब था तो उसको हमने कन्वर्ट किया था एक नोटबुक जो हमारे पास आती है, और जो भी हमारे पास आती है वो काफ़ी मोर वैल्यूएबल होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉस्ट जुड़ी होती है, तो वही हम उसको पे करते हैं. तो यही हमारे सेकंड एक्टिविटीज़ में क्या होती है कि रॉ मटेरियल को जो फिनिश गुड में हम कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद से इंडस्ट्रीज होती है. इंडस्ट्रीज क्या होती है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि ये हमारे उससे मैन्युफैक्चरिंग की हमारा प्रोडक्शन गुड का प्रोडक्शन करना है, एक्सट्रैक्शन करना है, मिनरल्स वगैरह होते हैं कि उसको निकालना है, खाद्यान्न से प्रोविजन सर्विस वगैरह होते हैं, ट्रांसपोर्ट होती है कि हमारी सर्विस, तो वो सारी इंडस्ट्रीज में आती है उसके प्रोविजन. फिर हमारे इसमें आते हैं कि हमने जो आयरन जो स्टील था वो था कोयल माइन से, भाई हमारे पास आयरन स्टील है जिसमें हम गुड्स का प्रोडक्शन किया है. फिर हमारे कोयल माइंस है जिसमें हमने कोयल को निकाला, और टूरिज्म इंडस्ट्री का मतलब सर्विस प्रोवाइडर है. सारे हमारे किस में आते हैं, इंडस्ट्रीज में आती है. फिर हमारे पास एक क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री को हमने कन्वर्ट कर दिया था. इसमें रॉ मटेरियल के साइज के अनुसार, ओनरशिप के अनुसार. रॉ मटेरियल के अनुसार हमारा होता है कि हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है जिसमें हमारे वेजिटेबल ऑयल, द कॉटन और टेक्सटाइल वगैरह को क्या होता है रॉ मटेरियल में हम यूज़ कर देते हैं. फिर हमारे मिल्स बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है कि इसमें जो भी हमारे मिनरल्स वगैरह जो निकलती है, खान से निकलती चीज़ें, उसको हम रॉ मटेरियल में हम कन्वर्ट करके उस फिनिश गुड में हम उसको बदल देते हैं. जैसे हमारा आयरन वगैरह है, आयरन को हमने यूज़ किया इसमें रॉ मटेरियल के में, और फिर हम उसको बहुत सारी हैवी मशीन से बनाती है, उसकी आयरन की बिल्डिंग्स के मटेरियल से बनाते हैं, रेलवे कोचेस से बनाते हैं, उसके डब्बे बनाती है. फिर हम मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है जिसमें हम जो प्रोडक्ट करते हैं सी ओशंस का जो से निकलते हैं जो भी प्रोडक्ट उसको रॉ मटेरियल में यूज़ करते हैं, उसको फिनिश गुड में हम कन्वर्ट कर देते हैं. फिर हमारे इसमें आया है कि हमारा फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है उसमें से हम जैसे हमने लकड़ी ले ली वहाँ से और प्लग वगैरह दिया, जैसे हमें पेपर बनाया, रबड़ बनाया वगैरह, और फार्मास्यूटिकल हमने क्या किया दवाइयाँ बनाई हैं. तो ये सारे हम फॉरेस्ट से इसका रॉ मटेरियल्स लेते हैं. फर्नीचर बनाया, बिल्डिंग सभी हमारे इसमें लकड़ी से यूज होती है. साइज के अनुसार क्या होता है कि हमारे स्मॉल स्केल होते हैं, लार्ज स्केल. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसमें क्या होता है कि काफ़ी मतलब लोगों का खुद ही इंडिविजुअल उस पर मतलब अधिकार होता है. जैसे आर्टिशंस होगा या फिर बास्केट टोकरी बनाने वाले होंगे, पोएट्री बर्तन बनाने वाले होंगे पोएट्री, या फिर हमारे जो छोटी छोटी जो ओपरी इंडस्ट्रीज वगैरह वो वाले बनाने होंगे, और या फिर आगे. और इसमें क्या होता है कि जो भी स्मॉल स्केल वाला उसमें कम पैसे की जरूरत होगी क्योंकि, और ज़्यादा तो उसमें वर्कर वगैरह की जरूरत नहीं होगी, ज़्यादा स्टैब्लिश की जरूरत नहीं, ज़्यादा बिल्डिंग हम अपने जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे हम उसको बना सकते हैं. दूसरा हमारा जिसमें हमारा आता है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है जिसमें हमारा मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, और उसमें हमारा जैसे सिल्क वीविंग होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है. ये तो सारी हमारी किस्म होती है स्मॉल स्केल. जैसे हमारे इसमें स्टेज दिया हुआ है तो इसमें दिया मखाने का किस तरह से इसमें प्रोडक्शन किया है. तो जैसे हमारा जो प्रोडक्शन है ऑटोमोबाइल का, हैवी मशीनरी आ गई, हमारे सारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में होती है. फिर ओनरशिप के अनुसार हमने डिवाइड किया इंडस्ट्रीज को. एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है तो उसमें क्या है कि एक क्या तो इंडिविजुअल का अधिकार है 2-4 आदमी में ग्रुप बना के उसको ओनरशिप बना सकते हैं, जिसमें हमारा गवर्नमेंट मतलब ऑपरेट जो. लेकिन दूसरी क्या होती है, ये तो प्राइवेट होगी भाई, एक आदमी हो या 2-4 आदमी मिलकर उसने बना दिया प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. और जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होगी जिसमें उसमें क्या नाम जो भी गवर्नमेंट होता है उसको खुद का अधिकार होता है. जैसे हमारी होगा HAL का जो मैंने बताया था आपको कि आपको उसको मतलब इसकी फुल फॉर्म को याद करना है क्योंकि 1 नंबर में आ सकती है. तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है और स्टील अथॉरिटी ऑफ द इंडिया. फिर हमारे जॉइंट
जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री वो क्या थी कि वो इसमें भी ग्रुप लोगों का ग्रुप होता है, स्टेट और इंडिविजुअल का, मतलब स्टेट का भी होगा और इंडिविजुअल, स्टेट गवर्नमेंट का भी और इंडिविजुअल का, वो एक उसमें हो जाएगी जॉइंट में। जैसे हमारे मारुति उद्योग लिमिटेड है तो ये एग्जाम्पल हमारे जॉइंट सेक्टर का। फिर हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर है तो इसमें ओन हो गया अपना आप में, ये बनाती है अपनी सोसाइटीज बनाती है और ऑपरेट करती है, जो भी प्रोड्यूसर बनाने वाले होते हैं सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, उनका ही इसमें क्या होता है कि अधिकार होता है, ठीक है। फिर इसमें जैसे हमारे आनंद मिल है, यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी वगैरह सारा एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सेक्टर के। तो ये हमारे एग्जाम में आ सकती है कौन सा, मतलब जैसे हमारा कि मारुति उद्योग कौन से में जॉइंट में आएगी या फिर कोऑपरेटिव में आएगी या फिर किस में आएगी, तो ये आपको याद। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेकेंड पार्ट। तो यहाँ से क्या ये कह रहे कि हमारे पास है ये कि फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो भी ये फैक्टर देते हैं ये हमारी इंडस्ट्री को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट प्रभाव उस पर डालते हैं। जैसे हमारा रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल होगा, क्या हमारी जो भी इंडस्ट्रीज हम लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, क्या उसके लिए हमें वहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिलेगा। या सपोज करो पेपर मिल लगा रहा है तो पेपर मिल के लिए हमें क्या है कि वहाँ पे हमें जो लकड़ी मिल जाएगी, वहाँ से पेड़ मिल जाएंगे जिससे को कन्वर्ट करके हम उसको पेपर बना सकते हैं। लेबर, क्या वहाँ पे हमें लेबर मिल जाएगा, वहाँ पे जो भी हम उसमें इंडस्ट्रीज में जो भी हम उसको काम करने के लिए लगाएं क्या वो मिलेंगे, या टेक्नीशियन मिलेंगे, एक्सपर्ट्स मिलेंगे, सब मिलेंगे। तो सब तरह से हम इसमें इसको देखते हैं। फिर हमारे कैपिटल की जो भी हमें कैपिटल है, क्या हमारे पास पैसा है, क्या इस तरह से, या वहाँ पे कुछ लोन की फैसिलिटीज़ वगैरह, या वहाँ पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट क्या वो हमें कोऑपरेट करेगी ना करेगी, तो सारी हमारी क्या आती है इसमें अफेक्ट करती है। मार्केट, जो भी हम अपना प्रोडक्शंस कर रहे हैं क्या वो हमारी इजीली हमें मार्केट मिल जाएगी उसकी, ताकि हम उसको सेल कर सकते हैं। पावर, क्या पे हमारे बिजली की ठीक तरह से फैसिलिटी है जो हमें इंडस्ट्रीज के लिए चाहिए। लैंड, क्या हमें वो इतनी लैंड मिल जाएगी जहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज को हम लगा सकें। या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगा जहाँ पे हमने तैयार माल को मार्केट तक हम पहुँचा सके, क्या हमारे पास वो फैसिलिटी होगी। या कच्चे माल को थोड़ी दूर है, डिस्टेंट है, सपोज करो रॉ मटेरियल के वहाँ से हम आसानी से अब क्या ना हम उसको वहाँ से ले सकते हैं, हम वहाँ से मिल सकते हैं हम रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट की सहायता से। या हमने तैयार माल को यदि मार्केट थोड़ी पास है तो क्या हम उसको आसानी से बेच सकते हैं। सारी हमारी अफेक्ट करते हैं हमारी इसकी लोकेशंस को। द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, मतलब जो फैक्टर होते हैं ये हमारी हो गया रॉ मटेरियल, लेबर, या हमारे कैपिटल, मार्केट, पावर एंड द लैंड इज ट्रांसपोर्ट, ये सभी किसी न किसी रूप से हमारी इसको अफेक्ट करती है इंडस्ट्री की लोकेशन को। फिर हम देखते हैं अवेलेबिलिटी, मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। फिर हमारे पे इंडस्ट्री आर सिचुएटेड द वेयर द सम एंड द ओवर द फैक्टर आर इजिली अवेलेबल, इंडस्ट्री वहीं पे स्टैब्लिश्ड होगी, वहीं पे हम लगाएंगे जहाँ पे हमें ये सब चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। समटाइम द गवर्नमेंट इन द प्रोवाइड इंटेंसिव इन द सब्सिडीज पावर, कभी कभी क्या होती है कि जो गवर्नमेंट क्या होती है हमें एक इंसेंटिव देती है कि आप जो भी हम पावर यूज़ करें उसमें सब्सिडी दे देगी, कुछ छूट दे देगी, फिर आपको इस यूनिट तक करना है तो इस यूनिट तक कितनी आपकी कंजप्शन है तो आपको वहाँ तक छूट मिल जाएगी। अभी कहती है कि लोअर कॉस्ट और मतलब जो भी लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उसके लिए अवेलेबिलिटी क्या है कि भी आपको यदि यहाँ से यहाँ तक मार्केट तक पहुँचाना है तो आपको जो भी वहाँ पे रेट लगे रहेंगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो आपको कम पर लगेगी। अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द इंडस्ट्रीज में भी द लोकेटेड द बैकवर्ड द एरिया, और दूसरा क्या होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर संरचना इंडस्ट्रीज की होती है वहाँ पे लोकेट करती है जहाँ पर पिछड़े हुआ जो एरिया होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो अपन द लीड डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द टाउन सिटी, मतलब कहते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे टाउन होगा, वहाँ का शहर होगा, वहाँ पे सिटी होगी, वहाँ के गांव को इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होगा कि उसका भी डेवलपमेंट होगा, उसकी भी ग्रोथ होगी। तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पे बैकवर्ड एरिया में ही लगाते हैं। एक तो वहाँ पे इजीली वर्कर भी मिल जाते हैं, लैंड भी चीप मिल जाती है, और पावर भी गवर्नमेंट क्या कर देती है उस पर कंसेशंस वगैरह देती है, तो वहाँ पर इसलिए ये बैकवर्ड एरिया में हम लगाते हैं इंडस्ट्रीज़ को। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिडर द इनपुट प्रोसेस एंड द आउटपुट। अब इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि उसमें हमारे पास इनपुट भी इंक्लूड होता है, प्रोसेस भी इंक्लूड होता है, आउटपुट भी होता है। जैसे हमारे इनपुट और द रॉ मटेरियल, इनपुट में क्या क्या चीज़ें हम उसमें लगाएंगे। इनपुट का मतलब हम अपनी इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, एकदम रॉ मटेरियल दे रहा है, कच्चा माल दे रहा है, दूसरा लेबर दे रहा है, मजदूर दे रहे हैं, वो भी तो हमारा इनपुट्स है। एंड द कॉस्ट ऑफ द लैंड, अब हम क्या करें कि हमने अपनी लैंड ली, वहाँ पे उस इंडस्ट्री को लगाने की लैंड ली, उसकी कीमत, तो उसको कीमत भी तो हम उसमें इनपुट कर रहे हैं ना इंडस्ट्रीज में।
ट्रांसपोर्ट भी दे रहे हैं हम उसको, पावर दे रहे हैं और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें दे रहे हैं। प्रोसेस में क्या होगी, वाइड रेंज ऑफ द एक्टिविटीज, में क्या होती है बहुत सारी एक्टिविटी जो क्रियाकलाप होगी जिसमें बहुत सारी प्रोसेस होगी। जैसे हमने रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया फिनिश गुड में, फिनिश गुड में जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारे प्रोसेस से वो गुजरेगा। कैसे कि जो भी हमारा वुड था, लकड़ी थी, हमने ट्री को काटा, फिर हमारे किस में वुड फैक्ट्री में गया, उसमें मिल्स में गया, उसके बाद वो पेपर में कन्वर्ट हुआ, पेपर में कन्वर्ट होके उस पर क्या होगा इंक, फिर उसमें क्या होगा इंक प्रिंट हुआ, पेज कन्वर्ट है, पेन से वो बाइंडिंग हुआ, बाइंड से फिर ट्रांसफर के तरह मार्केट में पहुंचा। तो ये सब क्या होती है प्रोसेस होगी। ओके, फिर हमारी द आउटपुट आर इन द एंड। लेकिन इसके बाद क्या होगा, जो आउटपुट होगा, जो भी हमारे पास नोटबुक है, जो भी हमारे पास है, वो हमारे क्या आएगी आउटपुट के रूप में, वो एंड प्रोडक्ट है। उसके बाद कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारे पास हमारे हाथों में आ गई। इनकम द अर्न फ्रॉम इट। अब क्या होगा कि भाई देखो, अब हमने प्रोडक्ट बनाया तो उससे हमारी इनकम भी तो जनरेट होगी ना। इन द केस ऑफ द टेक्सटाइल द इंडस्ट्री द इनपुट, अब इसमें दिया कि टेक्सटाइल जो कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री है, द इनपुट में बी द कॉटन। उसमें इनपुट क्या क्या चीज़ होगी, कॉटन होगा भाई, रुई होगी, या फिर हमारे इसमें कहते हैं कि जो भी, फिर हमारा ह्यूमन लेबर होगा, मतलब भाई वर्कर, ह्यूमन का मतलब क्या होता है आदमी तो काम करेंगे, औरतें तो काम करेंगी, तो ह्यूमन लेबर होगा, फैक्ट्री होगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगी, तो सारे क्या हो गए इनपुट होंगे ये सारी चीज़ें। फिर द प्रोसेस द इंक्लूड द गिनिंग। अब इसमें प्रोसेस क्या क्या चीज़ें होगी भाई, गिनिंग होगी, स्पिनिंग होगी, वीविंग होगी, द डाइंग होगी, द प्रिंटिंग होगी। मतलब क्या होगा कि भाई हमने कॉटन रुई है, रुई का प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल जो हमारी ट्री से मिला, फिर हमने उसको लेबर में कन्वर्ट किया, लेबर में कन्वर्ट करके हमें गिनिंग करा, मतलब उससे बीजों को उसके कॉटन से अलग किया, फिर हमने जो भी अलग करके उसको एक स्पिनिंग किया, उसको इस तरह मतलब चरखे वगैरह के, तो हमने स्पिनिंग का जो आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा, 6-7 में। तो इसमें जब स्पिनिंग करा तो उससे धागे बने, धागे बना के हम 1-2 धागे को आपस में इंटरलॉक करके हमने वीविंग बुना। अब यदि हम वैसे बुनते हैं तो ये तो 2 धागे इधर से जो इसमें एक को दबा के एक वीविंग का मतलब कहते हैं इसमें एक ही हमारे इसमें तार होते हैं, एक ही धागे से वो बुनता है। जैसे हमारे ऊनी कपड़े होंगे, स्वेटर्स वगैरह बनाते हैं। फिर डाइनिंग मतलब क्या होता है, डाइंग का मतलब कि हम उसमें कलर करा, फिर प्रिंटिंग करा, तो आउटपुट है शर्ट ये है। और क्या निकल के आया, जो भी हम शर्ट है वो जो हम पहनते हैं वो हमारा क्या होगा एक आउटपुट होगा। अब आया इसमें एक्टिविटीज द फाइंड आउट द इनपुट आउटपुट एंड द प्रोसेस द इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग द लेदर द शूज। अब जो आप ढूंढो कि जो भी आप लेदर शूज है इसकी में इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, प्रोसेस क्या क्या चीज़ें होगी, तो ये चीज़ इसने बता रहा है। अब इसमें यदि हम इनपुट कहें, इनपुट में तो लेदर होगा, लेदर से बाद में फिर इसकी जो प्रोसेस होगा, जो उसको एक चमड़े को साफ किया जाएगा, साफ कट किया जाएगा, तो ये सारी प्रोसेस में होगी। फिर उसमें वो सिलाई की जाएगी, उसमें धागे लगाए जाएंगे, टैग लगाए जाएंगे, फिर उसको पैक किया जाएगा सारे के, तो सारे क्या चीज़ें होंगी ये इसके इनपुट होगी, प्रोसेस होगा। और जो हमारे शूज़ बन के निकलेंगे वो क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। अब हमारा इंडस्ट्रियल रीजन होता है एमर्स वैन इन द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज द लोकेट क्लोज टू ईच अदर। मतलब कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रीजन जब हम सामने से भर आता है, जब हमें दिखाई देता है, जब बहुत सारी इंडस्ट्री एक दूसरे से जुड़ी होती है या एक दूसरे के पास स्टैब्लिश होती है और शेयर्स करती है अपने बहुत सारे बेनिफिट्स को अपनी क्लोज नेट, अपने घनिष्ठता के अनुसार। अब मेजर जो इंडस्ट्री है रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इन द ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज है वो रीजन है हमारे वर्ल्ड में, हमारे ईस्टर्न, हमारे इस तरह पूर्व की साइड का जो नॉर्थ अमेरिका मान लो, आप कह रहे हो वेस्टर्न मान लो, पश्चिम वाला मान लो, और सेंटर जो यूरोप है। ईस्टर्न जो यूरोप है तो ईस्टर्न एशिया 4.4 में दिया है। देखो यहाँ पे ये दिया है, इधर ये अमेरिका का इधर ईस्ट पार्ट है, इधर हमारा साउथ का पार्ट है, फिर हमारे इधर वेस्टर्न यूरोप है और ईस्टर्न यूरोप है। इस साइड का जो सी सारे क्या हो गए हमारे एक तरह से मेजर इंडस्ट्री के जोन होंगे। फिर हमारे पास इंडस्ट्री जो रीजन होता है इन द रीजन द टेंड टू बी द लोकेटेड इन द टेम्पर एरिया। और जो इंडस्ट्री ज़्यादा होती है कहाँ पे लोकेट होती है, जहाँ पर एक टेम्पर एरिया का मतलब वो होता है और नियर सी के पास होगी, जो भी हमारा समुद्र के पास होगी, और स्पेशली नियर जो कोयल फील्ड जहाँ पे हमें कोयला आसानी से मिल जाएगा। तो हमारा जो टेम्पर आप कह सकते हो, जो टेम्पर जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे इक्वेटर्स होता है, ये इक्वेटर है, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न जो यहाँ से, और जो या फ्रीजिंग जोन है इसकी जो बीच वाला स्थिति यहाँ से और यहाँ तक का, तो ये वाला क्या होता है हमारे टेम्पर जोन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। ये वाले काफ़ी सफिशेंट रहते हैं हमारे किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब इंडिया हैज़ द सेवरल इंडस्ट्री रीजन, और इंडिया के पास भी तो बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे
क्षेत्र है, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर है हमारा, बेंगलुरु में तमिलनाडु है, तमिलनाडु रीजन है हमारा, हुगली रीजन है हमारा, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है हमारा, छोटा नागपुर इंडस्ट्री बेल्ट है, पर विशाखापट्टनम में गुंटूर है बेल्ट है, और हमारा गुड़गांव दिल्ली मेरठ है रीजन है, और हमारा कोल्लम तिरुवनंतपुरम में इंडस्ट्री में क्लस्टर है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे इंडिया के, ये हमारे इंडस्ट्री के क्षेत्र हो गए। एक इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण फोकस है इंडस्ट्रियल डिजास्टर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एग्जाम में कंपटीशन लेवल में सीटेट में तो काफ़ी आता ही है, बाकी स्कूल लेवल में भी इसमें पूछा जाता है। तो इसमें डेट पूछ लेंगे आपको, और वो पूछ लेंगे कि कौन से टाइम में आया था, कौन सी गैस रिलीज हुई, तो ये पूछते हैं ज़्यादा। फिर हमें इंडस्ट्रियल द एक्सीडेंट डिजास्टर द मेनली अकर ड्यू टू द टेक्निकल फेलर और द इरेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग ऑफ द हैजर्डस मटेरियल। मतलब क्या होता है कि जो भी ये लापरवाही हुई थी, जो एक्सीडेंट हुआ था, जो आपदा आई थी एक टेक्निकल फेलर के कारण या लापरवाही के कारण आई थी, जो हमारे हैजर्डस जो काफ़ी खतरनाक मटेरियल से वो रिलीज हुई थी, तो उसके कारण हुई थी। वन ऑफ द इन द रोस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ द ऑल द टाइम अकर इन द भोपाल 3 दिसंबर 1984। मतलब जो भी ये काफ़ी पूरी डिजास्टर आई है, आपदा आई है, वो मतलब पूरे ही दिन रही थी 3 दिसंबर 1984 में, और वो लगभग 1:30 बजे करीब आई थी। इट वाज एक टेक्नोलॉजी एक्सीडेंट इन द विच द हाई पोजिशन द मिथाइल आइसोनेट। ये एक काफ़ी जो एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी जो विसीली गैस निकली थी, इसमें से मिथाइल आइसोनेट्स गैस थी, और जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड्स भी रिलीज हुई थी। एंड द अदर रिएक्शंस एंड द प्रोडक्ट एंड द लीक आउट, और बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे वो भी कहाँ पे हुई थी, कौन से प्रोडक्ट में लीक आउट हुई थी, वहाँ पे रिलीज हुई थी, जहाँ पे एक पेस्टिसाइड कीटनाशक जो फैक्ट्री थी हमारी, जो एक यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी, उसकी एक कीटनाशक जो फैक्ट्री, वहाँ पे ये इस तरह से रिलीज हुई थी, वहाँ से निकली थी गैसें। द ऑफिशियल द डेथ इन द टोल द 3598 इन द 1989। यदि ऑफिशियल डेट देखे तो उसमें इतने लगभग 3598 लोग क्या हो गए थे, मर गए थे। एंड 1000 वाज द वो द सर्वाइव विद, और जो भी बच गए हजारों लोग, वो अब भी सफ़र करें 1 या 2 बीमारियों से, जिसमें ब्लाइंडनेस है उनके पास, मतलब अंधापन आ गया, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी सिस्टम आ गया, जिससे उनको सर्वाइव करने में काफ़ी दिक्कत आ गई। आमतौर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो गया, उनको पेट की बीमारी हो गई, जिससे आज भी उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। अब यह इन द अनदर जो एक्सीडेंट हुआ था हमारा 23 को, इसमें हुआ हमारा 23 दिसंबर 1905 में, ड्यू टू द गैस, वो भी गैस के निकलने से, रिलीज करने से, द पोल आउट इन द गाओ एक है चिंगिंग चाइना में, जिसमें 243 पीपल मर गए थे, 9000 व्यक्ति घायल हो गए थे, एंड द अब 64,000 आर द इवैक्यूएटेड। मतलब वो भी काफ़ी सफ़र हो गए थे अपनी बीमारी से। फिर हमारे मैनी द पीपल इन द डाई, बहुत सारे लोग मर गए, बिकॉज दे वर अनेबल, क्योंकि वे नई जो एक्सप्लोटेशन हुआ था, जो भी वो गैस ये निकली थी एकदम फटी थी, तो उस टाइम वो नहीं भाग पाए थे। तो दोज हु कुड नॉट एस्केप इन द टाइम इन द सफ़र बर्न, क्योंकि बहुत लोग इसलिए भी नहीं भाग पाए क्योंकि उनकी जो आइज़ है, आइज़ जल गई थी, स्किन जल गई थी, और उनके फेफड़े जल गए थे उस गैस से जो रिलीज हुई थी। अब रिस्क रिडक्शन से मेजर किस तरह से हम इसके जो रिस्क है भाई इसको कम कर सकते हैं। तो डेंसिटी द पॉपुलेटेड ए रेजिडेंशियल द एरिया शुड बी सेपरेट फार इन द अवे फॉर इंडस्ट्रियल जो जहाँ पे उद्योग लगा जाते हैं, तो वहाँ पे हमें पोल्यूटेड जो रहने वाले लोगों का एरिया से थोड़े काफ़ी दूर लगाने चाहिए इंडस्ट्रीज़ को। लोगों को स्टे एक विग्निटी, तो इंडस्ट्री शुड बी अवेयर। विग्निटी मतलब जो भी आपदा हो सकती है भाई, जो भी ये सपोज करो आसपास आपके एक हैजर्डस सब्सटेंसेस है, तो इसको किस तरह टॉक्सिस है, ये किस तरह से निकलेगा, उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। यदि इस तरह की आपदा आ जाए तो आपको किस तरह से आप बच सकते हो। फायर वार्निंग होनी चाहिए एंड द ए फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूवमेंट। हम तो फायर वार्निंग होनी चाहिए, और जो ये सिस्टम्स भी क्या होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। फिर हम स्टोरेज जो कैपेसिटी है हमारी टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, वो भी लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी हमने फैक्ट्री में उसको स्टोर कर लिया। फिर हमारा पोल्यूशन डिस्पर्शन द क्वालिटी इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूवमेंट। जो भी ये जो पोल्यूशंस करते हैं इंडस्ट्रीज के, मतलब वेस्ट मटेरियल्स वगैरह निकालते हैं उसको, तो उसकी जो वेस्ट वाले मटेरियल्स की क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करनी, ताकि जो आसपास लोग रह रहे उसको इफेक्ट ना डालें। फिर हमारे इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज, किस तरह से हम बांट सकते हैं इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को। तो एक एमर्जिंग इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होती है कि जो हमारी अभी
मतलब नई नई उभर कर आई है, जिसको हम सनराइज इंडस्ट्रीज कहते हैं। दिस इंक्लूड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है हमारी, वेलनेस आती है, हॉस्पिटलिटी आती है और टेक्नोलॉजी। कौन सनराइज में पूछा जाए तो कौन सी इंडस्ट्रीज आएगी हमारी, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी एंड द नॉलेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री, द वर्ल्ड द मेजर इंडस्ट्री आर आयरन द स्टील इंडस्ट्री। अब ये देखिए सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है आज आयरन स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सेक्टर है। कौन कौन सी, स्टील वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन स्टील हो गया, टेक्सटाइल हो गया एंड द इंफॉर्मेशन IT सेक्टर, ये इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। इंडस्ट्री द स्टील एंड टेक्सटाइल आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द एमर्जिंग इंडस्ट्री। मतलब ये तो काफ़ी पुरानी है दोनों, टेक्सटाइल आयरन स्टील, लेकिन जो हमारी IT सेक्टर है उसको किस में बोलेंगे हम, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज बोलेंगे। सनराइज इंडस्ट्री पूछा जा सकता है, सनराइज इंडस्ट्रीज में कौन जाएगी, तो आएगी हमारे IT सेक्टर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर हमारे पास आया कि कंट्री इन द विच द आयरन स्टील आर द लोकेट। हमारी जो आयरन स्टील इंडस्ट्री वो कहाँ पर लोकेट है, वो हमारी जर्मनी में है, USA चाइना में है, जापान में, रशिया में। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो कंसंट्रेटेड इंडिया में कंसंट्रेटेड है, हांगकांग में है हमारा, साउथ कोरिया में, जापान और ताइवान में। द मेजर द हब ऑफ द साउथ, यदि ज़्यादा हब देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो हमारा सिलिकॉन वैली सेंटर कैलिफोर्निया में हमारा जो IT सेक्टर्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आते हैं कि कौन सी कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। और बेंगलोर रीजन में आता है कौन सा, ये जो IT सेक्टर को तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे आती है ये, हमें सिलिकॉन वैली देखें, सेंटर कैलिफोर्निया में और हमारे बेंगलुरु में। फिर हमारे इसमें आयरन द स्टील इंडस्ट्रीज, ये क्या है हमारे आयरन स्टील इंडस्ट्री, लाइक द अदर द इंडस्ट्री आयरन स्टील द इंडस्ट्री टू द कंप्राइजेज द वेरी इनपुट। जैसे दूसरी तरह की इंडस्ट्रीज होती है तो ये भी तो इस तरह की इंडस्ट्रीज होगी जो जिसके पास क्या होगा, उसके पास भी इनपुट भी करेगा, वो प्रोसेस भी करेगा, आउटपुट भी करेगा। दीज आर द फीडर इंडस्ट्रीज वूज द प्रोडक्ट आर यूज एज द रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्री। मतलब कहते हैं कि एक इंडस्ट्रीज होती है जो फीडर इंडस्ट्रीज बोलते हैं और जो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को देते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज में, तो उसको क्या बोलते हैं, फीडर, जो रॉ मटेरियल को दूसरी इंडस्ट्रीज में देते हैं। फिर हमारे इसमें आया है आगे द इनपुट ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूड द रॉ मटेरियल। जो भी इनपुट है इंडस्ट्रीज का उसमें जुड़ा है हमारे रॉ मटेरियल में, जैसे हमारा आयरन ओर्स है, कोयल है और लाइमस्टोन। आयरन ओर्स को कच्चा, जिसमें कच्चा कोयला कहेंगे, कच्चा लोहा कहेंगे, कोयला होगा, लाइमस्टोन मतलब चूना। फिर हमारे इसमें अलोंग विद द लेबर आएगी, उसमें हमारी कैपिटल होगी, साइट्स होगी, सभी इनपुट्स में आएगा इसमें, जैसे हमने पहले बन देखा, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हमारे इसमें है, इसमें जैसे पानी होगा, बिजली होगा, ये सारे इसमें आएगी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर को जब हम बदलते हैं स्टील में तो वो हमारी प्रोसेस होगी और बहुत सारी स्टेज से गुजरता है। द रॉ मटेरियल इज द पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस, और इसको जो रॉ मटेरियल कहाँ पर रखा जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाता है, भट्टी में रखा जाता है। वेयर इज द अंडरगो स्मेल्टिंग, और फिर उसमें क्या जाता है, स्मेल्टिंग किया जाता है, पिघलाया जाता है। इट इज़ द रिफाइन, और वहाँ पे क्या होता है, वो रिफाइन होता है, शुद्ध होता है, मतलब उसको रिफाइन किया जाता है। फिर हमारे किया जाता है द आउटपुट ऑब्टेन्ड स्टील, और उसके बाद क्या होता है, स्टील जो आउटपुट निकल के आता है स्टील, वो हमारा आउटपुट होता है। विच में बी यूज बाय द अदर इंडस्ट्री एज द रॉ मटेरियल, लेकिन जो स्टील भी होते हैं किसी दूसरे के लिए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। सपोज कर हम मशीनरी बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो हमारा क्या स्टील यूज होगा, बर्तन बना रहे हैं वहाँ पे स्टील यूज होगा, तो वहाँ पे वो क्या करेगी, वो उसके लिए तो रॉ मटेरियल में यूज करेगी। स्मेल्टिंग का क्या होता है, इट इज प्रोसेस, क्या मीनिंग होता है इसका, तो इट इज द प्रोसेस इन द विच इन द मेटल आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द देयर ओर्स, मतलब इसमें कहते हैं कि मेटल को हम एक्सट्रैक्ट निकाला ओर्स में, खान से, एंड द बाय हीटिंग द बेंड, और हमने उसको क्या किया, एक टेम्परेचर से ज़्यादा हमने जब उसको एक हीट किया तो उसको हमने एक मेल्टिंग पॉइंट पे उसको किया, तो उसको स्मेल्टिंग बोलता है। मतलब हमें कोई भी चीज़ें यदि 50% टेम्परेचर पे हमने करने, लेकिन हमने उसको 100 पे कर दिया, तो उसका मतलब हम उसको एक स्मेल्टिंग टेम्परेचर पे हमने उसको गर्म किया। अब हम कह सकते हैं कि जो स्टील टफ होता है एंड द कैन बी इजली द शेप, फिर भी हम उसको आसानी से शेप कर पाते हैं, कट कर सकते हैं और उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्पेशली द एलॉय स्टील, जो एलॉय होते हैं स्टील का, उसको हम बनाते हैं 2-3 अमाउंट को मेटल को यूज़ करके, जैसे हमारा एल्युमिनियम होगा, निकल एंड कॉपर आपस में मिलाकर हमने इसको एलॉय स्टील बनाया। एलॉय गिव द स्टील अनयूजेबल हार्डनेस, वो देता है हमें हार्डनेस देता है, फिर हमारे टफनेस देता है, कड़ापन देता है और एबिलिटी देता है, एंड रेस्टिड द रस्ट, जो भी मतलब जंग होता है उसको क्या होता है कि उसको जंग रोकने से रुकता है, मतलब जंग नहीं लगता, जो भी एलॉय स्टील्स होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ से आया ये आयरन ओर्स वाला लाइमस्टोन का कोक आया, यहाँ से हाई फनल के दौरान भट्टे में हम इसको डाला, फिर इससे क्या हो गया, जब ये हुई तो किस तरह से गैसें निकली और गैस से
ये गैस से निकली और ये जैसे कि मेल्टिंग आयरन में ये कन्वर्ट हो गया। फिर हमारे इसमें देखते हैं इसमें कि जो स्टील है, स्टील इज द फन कार्ड, इसको एक बैकबोन बोलते हैं हमसे, मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलती है। ऑलमोस्ट द एवरीथिंग वी यूज द इधर द मिड, क्योंकि हमें पता है बहुत सारी चीज़ें मोस्टली किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है, स्टील की बनी होती है। और इसमें हैज़ बीन द मेड विद द टूल्स भी बने होते हैं, औजार बने होते हैं, मशीन्स बनी होती है दिस मेटल्स की। एंड द शिप, द ट्रेन, जहाज बने होते हैं, ट्रेन बने होते हैं, ट्रक बने होते हैं, ऑटो बने होते हैं, सब लार्जली स्टील के बने होते हैं। इवन द सेफ्टी पिन, और इसके साथ साथ इस सेफ्टी पिन जो घर में यूज़ करते हैं, नीडल्स यूज़ करते हैं, यूज आर मेड फ्रॉम स्टील, सभी स्टील के बने होते हैं। ऑयल वेल मतलब जो भी कुएं होते हैं वो भी ड्रिल करते हैं हम स्टील मशीन के द्वारा। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, जो भी ऑयल तेल हमारा ट्रांसपोर्ट होता है उसकी वो भी पाइपलाइन स्टील से बनी होती है। एंड द मिनरल्स आर द माइन विद द स्टील इक्विपमेंट, जो भी हम मिनरल्स को निकालते हैं खानों से वो भी स्टील इक्विपमेंट्स की सहायता से निकालते हैं। फार्मेसीन भी मोस्टली स्टील की बनी होती है। और फिर हमारी लार्ज जो बिल्डिंग होती है वो भी हमारे एक स्टील फ्रेमवर्क की रखती है, उसे फ्रेम वगैरह इससे हम स्टील्स वगैरह से बनाते हैं। फिर हमारा बिफोर 1880 द आयरन द स्टील इंडस्ट्रीज वाज लोकेटेड वेयर द रॉ मटेरियल, मतलब 1800 AD से देखें जो आयरन स्टील क्या होती है वो लोकेट थी रॉ मटेरियल के द्वारा, पावर सप्लाई करती, रनिंग वाटर वार द इजीली अवेलेबल, मतलब वहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी जहाँ पे ये चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, रॉ मटेरियल हो गया, पावर हो गया या फिर पानी होगा। अब ये कहती है इन द लेटर द आइडियल द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री वाज द नियर कोयल फील्ड, और वहाँ पे उसको उसके बाद कहाँ पे बनाया गया, जहाँ पे कोयल फील्ड मिली, जहाँ पे कोयला आसानी से मिल गया। उसके बाद कैनाल बन गए वहाँ पे, जहाँ पे कैनाल के पास बन गए धीरे धीरे, फिर रेलवे बन गई, उसके बाद 1950 स्टील इंडस्ट्रीज बन गई, लोकेट होगा और लार्ज एरिया में वो फ्लैट लैंड में कन्वर्ट होगा उसके आसपास। द सी पोर्ट बन गए, और दिस इज द बिकॉज बाय द विच द टाइम द स्टील वर्क, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो समय था जिस पे स्टील में काम किया और काफ़ी ज़्यादा वो फैल गया था आयरन स्टील्स का। एंड आयरन और सैड विद द इम्पोर्टेड, और जो भी आयरन जब हमें कमी पड़ना शुरू हो गई तो हमने उसको दूसरे देशों से भी मंगाना शुरू कर दिया। तो पहले यहाँ पे देखो ये वाली पहले यहाँ पे थी ये इंडस्ट्री, यहाँ से लोकेट हुई, फिर यहाँ से हुई कि हमारे ये यहाँ पे स्टार्ट्स हो गई, यहाँ पे जो इसके पास हमारे कोयल्स मिल गया, हमें कैनाल रेलवे वगैरह लाइंस वगैरह ये सारी हो गई। फिर इसके बाद ये थोड़ा सा उस पर फ्लैट लैंड पे भी हो गया, इसके पास सी भी होगा ताकि हम इसके कच्चे माल को हम बना सकें। क्यों हुआ, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि इसका जो मतलब व्यापार था वो बढ़ना शुरू हो गया। अब आगे है कि द इंडियन द आयरन स्टील इंडस्ट्री हैव द डेवलपिंग टेकिंग, और उसमें जो भारत में जो इंडियन स्टील है वो डेवलप हो गई। एंड द टेक एडवांटेज रॉ मटेरियल, क्योंकि उन्हें वहाँ आसानी से रॉ मटेरियल मिल गया, आसान कच्चा माल मिल गया, और अब चीप लेबर मिल गया, मजदूर मिल गए, ट्रांसपोर्ट मिल गया, मार्केट, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लाभ हो गया। ऑल द इम्पोर्टेंट द स्टील प्रोड्यूसिंग द सेंटर सार्ट भिलाई, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो स्टील हमें प्रोड्यूस होती है हमारे इसमें भारत में भिलाई में, दुर्गापुर, बन्नरपुर, जमशेदपुर में, और राउरकेला, बोकारो और सिचुएटेड एंड रीजन में स्प्रेड, जो 4 स्टेट में फैली है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। एंड द भद्रावती एंड द विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एंड द सेलम तमिलनाडु में। ये अदर इम्पोर्टेड स्टील सेंटर है जो यूटिलाइज किया गया इस लोकेशन, मतलब जो लोकल रिसोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे इसको यूज़ किया गया। अब जो है जमशेदपुर, ये जो टॉपिक है इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।